नमस्ते दोस्तों, मैं राजा चौहान आप सभी का सुदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो पिछली कई क्लासों में हमने समाज के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको वो टॉपिक बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो आप और लोगों तक शेयर करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाज की कुछ अलग से पूछे जाने वाले। हालांकि ये कुछ अलग तो नहीं है, बस इनका नाम अलग कर दिया गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आधुनिक या नवीन पद्धति के आधार पर समाज का वर्गीकरण या समाज के भेद। तो ये जो अभी नए आधुनिक पद्धति के आधार पर चल रहे हैं ये वही हैं जो अभी तक हम पढ़कर आए हैं, बस थोड़े से इनके नाम अलग हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम में कभी इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो सबसे पहला हम बात करते हैं वो है संख्या, या हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा समास या संयोग मूलक समास। ठीक है, तो सबसे आधुनिक या नवीन पद्धति के आधार पर समास। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा संख्या, या हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, सॉरी, संज्ञा समास या संयोग मूलक संज्ञा समास, या हम बोलते हैं इसको संयोग मूलक समास। ठीक है, देखो इसे द्वंद्व समास या संज्ञा समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो नाम है आधुनिक या नवीन पद्धति के आधार पर, जिसे आजकल संज्ञा समास या संयोग मूलक समास कह रहे हैं, वह दरअसल द्वंद्व समास या संज्ञा समास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस समास के या इस प्रकार के समास में दोनों पदों पर संज्ञाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, यानी इस समास में क्या होता है, दोनों पदों पर संज्ञा होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट हम इसमें नोट कर लेंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, और हम ये पढ़कर आए हैं कि दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। तो इस द्वंद्व समास के जो उदाहरण हैं वही इस संज्ञा समास या संयोग मूलक समास के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा था इसमें क्या, माता पिता। ठीक, माता पिता हमारा द्वंद्व समास था, हम पढ़कर आए हैं। क्योंकि द्वंद्व पद समास वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान यानी कि एक और दो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो द्वंद्व समास का ही जो नाम है उसे हम किस नाम से जानते हैं, संज्ञा समास के नाम से या संयोग मूलक समास के नाम से। हो सकता है एग्जाम में कभी ये पूछा जाए कि माता पिता जो द्वंद्व समास है उसे अब हम किस नाम से, या संज्ञा समास या संयोग मूलक समास। ठीक है, दूसरा है आश्रय मूलक या विशेषण समास। ठीक है, दूसरा है इसमें आश्रय मूलक, ठीक है, या हम इसे बोलते हैं विशेषण समास। ठीक, जब हम बात करते हैं आश्रय मूलक या विशेषण समास की, यह भी एक अलग से भाग नहीं है, यह कर्मधारय समास होता है। यानी कर्मधारय समास का ही अब जो आधुनिक या नवीन पद्धति के आधार पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आश्रय मूलक या विशेषण समास को। यह कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के बारे में हम बात करके आए हैं। कर्मधारय होता है यह, ठीक है, यह कर्मधारय होता है। कर्मधारय के बारे में हम पढ़कर आए। कर्मधारय तत्पुरुष का नियम लागू होता है, और तत्पुरुष का नियम लागू होने के कारण इसमें दूसरा पद पहले से बड़ा होता है। यानी इसके भी अगर हम उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम्पल है इसका कच्चा माल। ठीक, ये विशेष हुआ माल, और कच्चा ये क्या हुआ, विशेषण। तो इसकी विशेषता बताई गई, सेकंड पद इज ग्रेटर देन फर्स्ट पद। कर्मधारय का ही अभी आधुनिक या नवीन पद्धति के आधार पर आश्रय मूलक विशेषण या आश्रय मूलक समास या विशेषण समास के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं इसमें तीसरा वो है वर्णन मूलक या अव्यय समास। ठीक है, तो तीसरा मैं यहाँ नोट करता हूँ, इसमें नोट करते हैं वर्णन, ठीक है, मूलक, या हम इसको बोलते हैं अव्यय समास। ठीक, वर्णन मूलक या अव्यय समास, इसके नाम से ही पता चल रहा है वर्णन करना। वर्णन यानी कि एट्रीब्यूटिव की बात कर रहा है,
एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा है या एट्रीब्यूटिव कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है। तो एट्रीब्यूटिव कंपाउंड हम पढ़कर आए हैं पिछली क्लासों में, किसे बोलते हैं, हमने बहुब्रीहि में बात किया। तो देखिए बहुब्रीहि समास भी तो किसी का वर्णन करने का काम करता है। जैसे मैंने अगर बोला शूलपाणी, तो शूलपाणी से ये वर्णन के बारे में ही तो पता चल रहा है कि वह जिसके हाथ में, या पाणी मतलब हाथ, हाथ में शूल या त्रिशूल है, तो ये वर्णन किसका हो गया, शिव जी का। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ चंद्रशेखर, शेखर माने हो गया हमारा माथा या सिर, और चंद्र यानी वो चंद्रमा, जिसके माथे पर चंद्रमा है, ये वर्णन की बात हो गई। किसके बारे में बात हो गई, शिव जी के बारे में। तो वर्णन मूलक समास या अव्यय समास, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से स्लैश लगा लें। वर्णन मूलक समास या अव्यय समास, ये बात किसकी है, बहुब्रीहि समास की बात है, यानी बहुब्रीहि समास के बारे में ही ये बात करता है। तो इसमें देखो वर्णन की बात आई तो बहुब्रीहि, और अव्यय की बात आएगी तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास यानी कि जब बात हो गई अव्यय समास की, वर्णन की बात हुई तो बहुब्रीहि की हो गई। ठीक है, तो प्रथम पद साधारण अवयव और दूसरा पद संज्ञा का काम करता है। जैसे अगर इसमें बात करते हैं, प्रथम पद क्या हो जाता है हमारा साधारण, दूसरा इसमें संज्ञा काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने नोट करके आए थे, इसमें हम प्रतिदिन, क्या हो जाएगा इसमें, प्रतिदिन। ठीक, और बहुब्रीहि समास के उदाहरण किस में आ जाएंगे, वर्णन मूलक में। तो आधुनिक पद्धति के आधार पर हमने समास को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला संज्ञा समास, संयोग मूलक समास, कुछ नहीं है अलग से, दोनों पदों पर संज्ञाएं होती हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या हो जाता है, द्विगु। तो द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व, द्वंद्व ही हमारा क्या है, संज्ञा समास या संयोग मूलक समास। दूसरा हमने पढ़ा आश्रय मूलक या विशेषण समास। ठीक है, विशेषण की बात अगर जब भी आएगी तो किस में आ जाएगी, हमारी कर्मधारय में। ये भी दूसरा पद प्रधान पहले से, यानी कच्चा माल। तो इसको हम किस नाम से अब जानते हैं, आश्रय मूलक या विशेषण समास, आधुनिक पद्धति के आधार पर। तीसरा वर्णन अव्ययी भाव, इसमें अव्ययी भाव भी आ जाएगा। वर्णन की बात आई तो बहुब्रीहि आएगा। यहाँ हमारे समास का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समास बेहतर समझ में आया होगा। आप अपनी कोई भी किताब में से समास के क्वेश्चंस लगाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। आपको अगर किसी में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछें। अभी हमने समास टॉपिक किया है, आने वाले हम कई क्लासों में धीरे धीरे हिंदी के और टॉपिकों पर विचार करते चलेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक उससे पहले आप मतलब पढ़ना है या हमारी वीडियोस चाहते हैं उस टॉपिक पर जल्दी आएँ, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।